Sir, those things which are uh, uh, rubbed together and form heat is called friction. तुम बताओ निहारिका। No, sir, I don't know. पहले तो बताया मैंने कितनी बार, फ्रिक्शन इज द अपोजिशन। अपोजिशन नहीं बताया, या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लिख लो। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द, लिखते जाओ साथ साथ कॉपी में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ERED, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेसेस। दो सरफेस होंगे तभी फ्रिक्शन पॉसिबल है ना। दैट आर इन कॉन्टैक्ट, दैट आर इन कॉन्टैक्ट व्हेन दे रब, और इसमें और क्या लिख सकते हैं, मूव पास ईच अदर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो अपने हिसाब से कम एक लाइन बड़ा सा होना चाहिए, है ना। अब फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है, कांटेक्ट कि नॉन कांटेक्ट? है ये भी नहीं पता। ये कांटेक्ट फोर्स में आएगा कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में? Contact force. सर, हाँ, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? Yes, sir, नो सर, clear. सर मेरे में जब नहीं आ रहा निहारिका है। को आ रहा है यानी तुम्हारे में कोई दिक्कत है। जब निहारिका को क्लियर आ रहा है मतलब तुम्हारे साइड में, एक बार तुम अपना वो फिर से करो, या तुम्हारा ऐड नहीं हुआ होगा अच्छे से माइक ठीक है, वगैरह। ठीक है सर। इट इज ए काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। इतना लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेते ही बताओ। Yes, sir, done. ओके। कौन ज्वाइन किया अभी? क्या कशा? हेलो। Yes, sir. हाँ, ये तुमने फ्रिक्शन पढ़ा है, स्कूल में हुआ ये चैप्टर? No, sir. अच्छा ठीक है, तो ये लिख लो, ये डेफिनेशन तो याद रखना है अच्छे से। फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, है ना। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकना या उसके अगेंस्ट जाना। तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्ट करना, है ना, अपोजिशन। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्फेसेस दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे रब और मूव पास्ट ईच अदर। जब हम दो हाथ को आपस में रगड़ते हैं तब भी गर्मी लगता है हमें, तो उसमें कैसे गर्मी उत्पन्न होती है वो? दैट हीट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट इज वर्किंग इन आवर हैंड्स व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, है ना। ओके, नाउ हम बात करेंगे किसका, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सर एक बार बैक कीजिए, स्टेशन में ये। ये सर ले लो। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है ना कोई भी चीज। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द frictional force between two surfaces। दो सरफेस होने चाहिए। between two surfaces when one object tends to move over the surface of another friction। tends to move मतलब मूव हो नहीं रहा है, इट टेंड्स टू मूव। जैसे एक बक्सा रखा हुआ है कहीं भी, मान लो हल्का सा टिल्टेड भी है, बक्सा रखा है लेकिन वो गिर नहीं रहा है, इट मीन्स उसको कौन रोके हुए है? तो उसको फ्रिक्शन रोके हुए है, जो जिस सरफेस के ऊपर वो रखा हुआ है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना। तो स्टैटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी वो चीज रुका हुआ है ना, अभी वो मूविंग नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। अनदर फ्रिक्शन लिखा है, अनदर ऑब्जेक्ट हुआ है, अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कोई झूला है उसके ऊपर तुम कुछ चीज रख दो स्लाइडिंग वाला, और वो नहीं गिर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है ना, एकदम चिकना नहीं होगा तो रुका रहेगा, चिकना होगा तो गिरेगा। अगर चिकना हो गया और गिरने लगा मीन्स वो स्लाइड हो रहा है ना। कुछ बॉल रख दोगे तो बॉल क्या करेगा? रोल। तो स्टैटिक मतलब क्या हो गया? वो दोनों सामान एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, हिल नहीं रहा है कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट, बट फ्रिक्शन इज एक्टिंग, है ना, इसी वजह से वो रुका हुआ है। स्लाइडिंग क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका भी लिख देते हैं नीचे। ये हो गया फर्स्ट, देन सेकेंड। कुछ डाउट होगा तो पूछना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, सब सेम ही लिख रहे हैं पहले तो, जो ऊपर लिख रहा है बिटवीन टू surfaces, between two surfaces when one object slides, okay, one object slides over the surface of another। ठीक है, अगर हम लोग कहीं से स्लाइड कर रहे हैं झूले पे, या कोई पहाड़ से कहीं ऐसे स्लिप हो गया गलती से, तो गलती से भी स्लिप हो गया तो वो स्लाइड कर रहा है एक तरह से। लोग बर्फ पे भी स्लाइड करते हैं, है ना। बर्फ पे स्लाइड तुमने कभी किया होगा नैतिक? मिस्टर नैतिक, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रहा मेरा? निहारिका, कभी स्लाइड किया तुम लोगों ने बर्फ यस पे? सर। कभी स्लाइड किया बर्फ पे? नो सर। नहीं किया है? बर्फ वाले तुम जगह पे घूमे नो तो सर। होगे। No, sir. हाँ घूमे, है ना, लेकिन एक होता उस है गोल, समय होता है। गर्मी था सर। अच्छा, तो बर्फ था ही नहीं। ठीक। नो सर। ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो गया, है ना, समझ में आ गया ना इसका मतलब। अगर कोई चीज स्टैटिक रुका हुआ है तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई चीज स्लाइड कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? स्लाइडिंग। अगर कोई चीज रोल हो रहा है ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे रोलिंग में? इसमें बस हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जो हमारा यहाँ स्लाइड्स लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, है ना। जैसे कोई भी गोल चीज मान लो ले लेंगे, जो तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, बॉल है, तो वो जब रोल करता है जमीन पे तो उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जैसे बॉल का बहुत ही छोटा पार्ट है जो कि जमीन से लगा हुआ है ना। देखो रोलिंग फ्रिक्शन में एक बॉल है मान लो ऐसे गोल, ठीक है,
और ये है जमीन। ओके, मैं 1 मिनट टच कर देता है इसमें ऐसे। तो ये कितना पार्ट टच हो रहा है इसका? बहुत ही छोटा पार्ट है ना, इसलिए ये फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा। ये जो पार्ट है बहुत छोटा पार्ट जमीन का टच में है ना, इसीलिए इस पे फ्रिक्शन बहुत ही कम लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा, है ना, और स्टैटिक फ्रिक्शन इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैंने किसका साइन दिया? ग्रेटर देन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक में क्या है, पूरा का पूरा बॉडी उसके ऊपर टच हो गया है ना। समझ में आया इतना? मैं लिख देता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन का भी। Yes, sir. Rolling friction when an object rolls over the surface of another object। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखते भी जाओ, अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है। लिख लिया सर। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, Yes, sir. नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब पता है किसी को? फ्रिक्शन बाय फ्लूइड, और फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड मतलब लिक्विड, जैसे पानी है उसमें हम तैर रहे हैं, है ना, या बोट जा रहा है तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन ऐड कर रहा है? तो पानी ऐड कर रहा है ना, उसको रोक रहा है। पानी से अगेंस्ट हम लड़ते हैं। जो नाव चलाता है वो क्या करता है? वो बार बार आगे की तरफ एक लकड़ी से अपने आप को धक्का देता है, तब आगे आ पाता है ना। उसको रोक कौन रहा है? तो पानी रोक रहा है ना। तो इट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड बोले या लिक्विड बोले, वो सब फ्रिक्शन एक ही में आएगा फ्लूइड फ्रिक्शन में। ठीक है, तो फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जाम्पल, resistance offered by a stream to the boat। ठीक है, इन रिवर भी लिख सकते हो। इन रिवर, जहां भी बोट चल रहा है उसको जो भी धक्का लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? पानी की वजह से या फ्लूइड की वजह से, है ना। क्या समझ में आया? Yes, sir. ओके, और जो ये फ्रिक्शन लग रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, the frictional force acting या offered by या exerted by fluid is called drag। DRAG। ठीक है, ड्रैग। जो ये अपोजिशन या धक्का दे रहा है पानी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रैग। जो धक्का लगा है, जो फोर्स लगा रहा है, उसको बोलेंगे ड्रैग। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। इसके नीचे हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है ना? डिपेंड्स। एक हो जाएगा स्पीड, जितना ज्यादा स्पीड से बोट जाएगा उतना ज्यादा उसको फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? शेप। शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। शेप कैसे कर सकता है इस पे इफेक्ट, पता है?
देखो कोई बॉडी मान लो कि ऐसे बड़ा सा है, ठीक है, और वो कोई बॉडी बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो जो हवा का डायरेक्शन आता है, जैसे हवा इसको ऐसे मान लो ऐसे ऐसे अपोज करेगा ना, तो ज्यादा एरिया में अपोज करेगा, और ऐसे केस में बहुत थोड़े से एरिया में अपोज करेगा, है ना, और ऐसे निकल जाएगा। तो इसको अपोजिशन बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए ये ज्यादा स्पीड से चल पाएगा। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, देखते हो कितने लोग हाथ को बिल्कुल शेप एकदम स्ट्रेट बना के दौड़ते हैं, हाथ से ऐसे काटते हैं हवा को, तो उससे क्या करते हैं, तो उससे हमारा एक तो एरिया हमारा कम से कम होना चाहिए। जो ट्रेन वगैरह देखो कितना कितना ऐसा है जो कि आगे से शार्प, जो बुलेट ट्रेन होगा ना, देखना वो आगे से ऐसे रहेगा, थोड़ा शार्प टाइप का बना रहेगा ऐसे। जो एयरक्राफ्ट भी होता है, एयरक्राफ्ट भी इसी टाइप का होता है ना, इसका जो मुंह है आगे, है ना, तो ये मुंह ऐसा क्यों होता है छोटा सा, ये तो ऐसा मोटा सा भी बना सकते हैं, मगर ऐसे मोटा सा बनाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा हवा इसके अगेंस्ट जा रहा होगा, तो इसको बहुत ज्यादा हवा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कोई साइकिल भी चला रहा है तो हम लोग बहुत छोटा सा अपना बनाते हैं बॉडी, ताकि हमें रेजिस्टेंस कम मिले, है ना। तो शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया शेप कैसे कर रहा है अफेक्ट? Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा ठीक से, कहकशा है ना, एक बार म्यूट करके फिर से अनम्यूट करो, और बाकी लोग म्यूट रखो। का डेफिनेशन लिखे हैं वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ड्रैग का डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रीम टू द, अच्छा इसके नीचे लिखा है ना, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। तो ड्रैग तो नाम दिया गया है, जितना भी फोर्स ये हवा जैसे जो मैंने दिखाया है पानी लगा रहा है, मान लो एफ लगा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रैग। ड्रैग का मतलब है तुम जिस डायरेक्शन में जा रही हो उसका उल्टा जो फोर्स लगेगा उसको हम ड्रैग बोलेंगे, बस। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, एक्सर्टेड या फिर यहाँ पे अप्लाइड भी लिख सकते हो, यहाँ मैं चेंज करता हूँ, एक्सर्टेड को लिखते हैं अप्लाइड, जितना वो अप्लाई कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड या अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स, पानी हो चाहे वो घी हो चाहे वो तेल हो चाहे पेट्रोल हो, जितना भी हमें मुश्किल हो रहा है उसकी वजह से, तो जो फोर्स उसने लगाया हमें रोकने के लिए, वो फोर्स हो गया ड्रैग। इस ड्रैग से मैं जब ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। अगर आंधी आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जोर से दौड़ने की या चलने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हमें उस आंधी का जो फोर्स है या ड्रैग है उससे ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उससे आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये समझ लो फ्लूइड्स जो भी ताकत लगा रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, पानी में भी तुम चलोगे तो तैरना पड़ता है ना, लोगों को हाथ से ऐसे पानी को काटना पड़ता है, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, हम पे ड्रैग कर रहा है, हमें ड्रैग कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ धक्का दे रहा है कि यहाँ मत बढ़ो आगे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। जो भी फ्लूइड फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम ड्रैग कहेंगे। कुछ डाउट इसमें? क्या कशा समझ में आया Sir, what I have written in the sentence. है? फिर से बोलो। Sir, what you have written in the sentence, factor on which fluid friction. After that, डिपेंड्स, किस पे ये डिपेंड करता है, किस पे निर्भर है ना। मैं फिर से लिख देता हूं, DEPENDS, डिपेंड्स, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो एक जो हमारा फोर्स लग रहा है फ्लूइड का वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो हम जितने स्पीड से जा रहे हैं उतनी स्पीड से हमारा अपोजिशन भी होगा। दूसरा शेप, हमारा शेप कैसा है ना, अगर बहुत ज्यादा आगे से एरिया बढ़ा हुआ है हमारा, है ना, तो उसको ज्यादा फोर्स आगे से अप्लाई होगा क्योंकि एरिया ज्यादा बढ़ गया। जैसे हम कपड़े सुखाते हुए हम क्या करते हैं, कपड़े को फैला देते हैं क्योंकि ज्यादा एरिया में हवा लगेगा। उसी तरह से हमें अगर ड्रैग से लड़ना है तो हमें अपना बॉडी का एरिया कम करना है ताकि ज्यादा हवा हमें अपोज ना कर पाए। और नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब एक पानी होता है बहुत गाढ़ा, एक पानी होता है बहुत पतला, है ना, मतलब पानी नहीं फ्लूइड समझ लो। तो कोई अगर गाढ़ा होगा तो ऑब्वियस है कि उसमें हमें दौड़ने में मुश्किल होगी ज्यादा, और पानी जैसा तो आसान होगा। इसीलिए उसका जो नेचर है वो भी हमें वो भी डिसाइड करता है कि हम आगे कितना बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो नेचर ऑफ द फ्लूइड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? sir, first,
फर्स्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, कितने स्पीड से कोई चीज उस पर जा रहा है। अगर कोई बहुत ही स्पीड में जाने की कोशिश करेगा तो उसको अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, उसको ज्यादा रोकेगा पानी आगे जाने से, और जितना कम स्पीड होगा उतना ही उसको कम अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा तेजी से जा रहे हैं तो ज्यादा हमें आगे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है ना पानी का बार बार, और धीरे धीरे जा रहा है तो हल्का पानी हमें आ रहा है बस। तो इसीलिए स्पीड अगर ज्यादा होगा किसी चीज का तो उसको फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा लगेगा। समझ में आया? Yes, तीनों पॉइंट समझ में आ गया? उसको क्लियर करें। yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर करता हूँ। सर वो थर्ड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड क्या लिखे हैं? थर्ड का फर्स्ट, नेचर, नेचर ऑफ फ्लूइड, ये ना, नेचर, उसका नेचर, उसका मतलब कि क्वालिटी कैसा है फ्लूइड का, बहुत गाढ़ा है कि पतला है कि मीडियम है। अगर गाढ़ा होगा तो उसमें हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेचर ऑफ फ्लूइड, NATURE, नेचर ऑफ द फ्लूइड। लिख लिया? Yes, sir. Okay. How can we overcome the fluid friction? ओवरकम यानी हम इससे कैसे जीत सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जब हम पानी में देखेंगे जितने भी उसमें जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछली है, उन सबका शेप जो होता है ना, जैसे ये जो है मछली का मान लो शेप इस टाइप के होते हैं, मतलब आगे से जो होता है ये बिल्कुल नोकीला होता है, ये पार्ट जो है ना। एक मिनट, हाँ स्ट्रीमलैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, मान लो ये, तो ये जो हमारा आगे का इसका मुंह देखो, आगे का मुंह जो है बिल्कुल पतला कर दिया है ना, बीच में बहुत मोटा है, यहाँ पर देखो कितना मोटा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पतला कर दिया इसने बॉडी। तो इससे क्या है कि यहाँ पे जो भी हवा आएगा बहुत कम डायरेक्शन में, बाकी सब तो इसका इफेक्ट कम होगा, है ना, ये आराम चला जाएगा। अगर इसका मुंह ऐसे होता बड़ा सा, है ना, तो ये बहुत सारा, तो चाहे वेल मछली हो चाहे जो भी हो, उसका सबका शेप आगे से बहुत ही नोकीला होता है। तो यही चीज हमने कॉपी किया, इसको कॉपी करके हमने क्या किया, एयरक्राफ्ट बनाया, है ना। एयरक्राफ्ट भी जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे जाता है। इसमें भी क्या है, आगे का देखो पोर्शन जो है ये वाला, ये बहुत ही कम जगह है, और बाकी हवा तो साइड में जा रहा है ना, आगे की तरफ ऐसे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बहुत फ्रंट में है, तो दिस इज ओनली कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। जो मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा था, है ना, जैसे ऐसे गया और फिर यहाँ से ऐसे जाके ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी ये मान लो ऐसे चला गया, है। तो ये क्या है, बुलेट ट्रेन मान लो, बुलेट ट्रेन। तो इसका भी शेप देखोगे तो आगे से बिल्कुल ही ऐसे पतला कर दिया जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन या जो भी फ्रिक्शन हमें लग रहा है दैट इज मिनिमाइज्ड। तो स्ट्रीमलाइनिंग का डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है ना। यहां लिख देता हूं मैं साइड में, व्हेन ऑब्जेक्ट moves through fluids, it has to overcome friction, है ना, उससे जीतना है, ओवरकम फ्रिक्शन, एक्टिंग ऑन इट या फिर अगेंस्ट इट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी
इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज, कम करना, टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, which can be done by giving the objects special shapes, ठीक है, which is called as streamlining. इसको मैं रेड से देता हूँ. This is called as streamlining, ठीक है, of objects. ये जो शेप मैंने भी दिखाए थे सारे, ये सब जो शेप्स हैं, दिस इज ओनली कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग. मगर अगर डेफिनेशन पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है थ्रू फ्लूइड्स, तो क्या होता है, इट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शन से लड़ना है और उससे जीतना है आगे बढ़ने के लिए, है ना. सो हमें जरूरी है उसका शेप ऐसा बनाना ताकि उसको फ्रिक्शन बहुत ही कम लगे. जो नॉर्मल बोर्ड्स भी देखोगे ना, जो नॉब वगैरह होते हैं, है ना, जो नॉब भी होता है, देखो वो आगे से इसको हम लोग शेप देखो हमेशा ऐसे बना दिया. टैपरिंग है जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको ऐसे कर दिया हमने, ऐसा बोट नहीं बनाया है ना, आगे से हमने इसको नोकीला कर दिया है. तो उससे क्या फायदा हुआ, इसको पानी में चलना आसान हो गया है ना, इसको बहुत कम पानी है जो कि इसको अपोज करेगा. ठीक है, समझ में आया स्ट्रीमलाइनिंग. कोई हाँ या ना तो बोल दो. Yes, sir. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्या कैसा समझ में आया. Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. नैतिक ले लिया स्क्रीनशॉट. Yes, sir. Now Yes, we will sir. talk about, okay, advantages of friction. फ्रिक्शन का खाली नुकसान नहीं है, इसके फायदे भी हैं. जैसे पानी में तो हमें अपोज करा तो हमें लग रहा है कि बहुत ही बेकार चीज है, बट इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, है ना. तो इसका एक एक पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है. vehicles move on the road without skidding, without skidding due to फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी सब रोड पे क्या होता, फिसल जाता. जैसे बर्फ है ना, बर्फ में फ्रिक्शन नहीं हो पाता तो गाड़ी सब चल ही नहीं पाता है, उसमें फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं होता इसलिए हो जाता है. तो यहाँ व्हीकल जो रोड पे चल रहे हैं, अगर हम ब्रेक मारेंगे तो वहीं रुक जा रहा है, नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक मारने से गाड़ी अपने आप स्लिप होते जाता कहीं कहीं. ठीक है, मतलब इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, बिल्कुल स्मूथ रहेगा, अगर रोड एकदम चिकना कर देंगे रोड तो फिर क्या होगा, खाली सब लोग स्लिपी होते रहेंगे. इसीलिए रोड को इतना ज्यादा चिकना भी नहीं करना चाहिए, है ना. कितने लोग बहुत चिकना कर देते हैं. जैसे मार्बल है, तो मार्बल पे कहाँ दौड़ पाएगा कोई भी गाड़ी, है ना. मार्बल पे चूहा या सांप भी उतना अच्छे से नहीं दौड़ पाता है, बिकॉज देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन अच्छा मिलता तो वो सभी अच्छे से दौड़ पाते, है ना. तो इसीलिए गाड़ी के लिए ये बहुत ही यूजफुल चीज है कि फ्रिक्शन है ना. नाउ सेकंड पॉइंट, friction allows to apply brakes, ठीक है, इन व्हीकल्स. जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, चक्कों के पास एक पोर्शन आता है जो उसको रोकता है चक्के को चलने से, है ना. वो जब उसको दबाता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन देता है. जिस डायरेक्शन में भी वो जा रहा हो उसको रोक देता है. जैसे ये जो चक्का है, जब हम लोग फ्रिक्शन देंगे तो कोई चीज आएगा वहां से और इसमें ऐसे टच हो जाएगा. जैसे साइकिल का टायर को हम लोग घुमाएंगे, फिर हाथ से बार बार रोकेंगे तो रुक जाता है ना, वैसे ये क्या है, ब्रेक है. जब हम इसमें ब्रेक टच कर देंगे
ये जो चक्का घूम रहा है ये अपने आप धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पे फ्रिक्शन ही हो रहा है ना। दिस पार्ट में क्या हो रहा है, हियर फ्रिक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसी फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वो चक्का धीरे होके रुक जाता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रुकता ही नहीं, है ना, फिर तो एक्सीडेंट ही होते रहते। नेक्स्ट, फ्रिक्शन enables या फिर allows us to walk। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग आराम से चल पा रहे हैं, नहीं तो हर कोई रोड पे गिरता रहता। हर कोई, जैसे घर में नहीं पोछा दे देते हैं तो क्या होता है, पोछा देने से फ्रिक्शन कम लगता है। फ्रिक्शन कम लगता है तो हम लोग गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं बार बार। तो इसीलिए अच्छा है कि फ्रिक्शन अच्छा अगर है तो हम लोग आराम से चल पा रहे हैं रोड पे, है ना। फोर्थ, फ्रिक्शन enables us to write on the paper। पेपर पे लिखने के लिए भी हमारा फ्रिक्शन ही हेल्प करता है। जो टिप ऑफ द पेन और बॉल पेन और पेंसिल है एंड पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, तो दैट हेल्प्स अस टू राइट ऑन द पेपर, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिसलता जाएगा, हम लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ, हेल्प्स अस टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट इन आवर हैंड्स। देखो, अगर तुम्हारे हाथ में बिल्कुल तेल लगा लोगे तो कोई भी चीज पकड़ोगे तो क्या होता है, बार बार फिसलने लगता है। बट हमारे हाथ में इतने सारे जो गड्ढे और लाइंस वगैरह जो देख रहे हो, ये हमें हेल्प करता है फ्रिक्शन में, इसीलिए हम इससे कोई भी चीज पकड़ पाते हैं। नहीं तो हाथ में पूरा तेल लगा लेंगे तो समझ लो हाँ, हाथ बिल्कुल चिकना हो गया तो फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। जितने ज्यादा गड्ढे और ग्रूव्स होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन हो पाता है। मतलब इररेगुलर सरफेस इज नेसेसरी। इसको हम क्या बोलेंगे, इररेगुलर सरफेस। इररेगुलर सरफेस, है ना, मीन्स गुड फ्रिक्शन। गुड, उबड़ खाबड़ होगा तो अच्छा फ्रिक्शन होगा, है ना। ये रहा हमारा, इतना मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये सब ऊपर जो मैंने ड्राइंग बनाया, क्या बनाया, गड्ढे। अगर ये बिल्कुल स्मूथ होगा, जितना स्मूथ होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होता जाएगा, ठीक है। तो रोड को हम बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे ऐसे भी नहीं दे सकते हैं, तो फिर तो गाड़ी उसमें अटक जाएगा या गिर जाएगा, है ना। इतने बड़े गड्ढे भी नहीं देने कि अच्छा फ्रिक्शन होगा, है ना, ये भी सोच के रखना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी और पॉइंट्स बचा है, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, नैतिक कोई डाउट है तो डाल दो चैट में, रोते हुए एक मुंह डाल देना, No, sir. नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, नाउ ले लिए। फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन helps us to fix nails on the wall or wood, ठीक है। ये इसमें भी फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन हम लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आया? फ्रिक्शन है इसीलिए वहां पे रुक पा रहा है ना, नहीं तो अगर एकदम स्मूथ सा चलते जाता अंदर अंदर, फ्रिक्शन की वजह से ही वो कड़ा है, हार्ड है ना। हम उसको मार रहे हैं तो कहीं कहीं बार बार वो अपोज कर रहा है, तो तभी तो वो उसमें अटक पा रहा है। अगर अपोज नहीं करता और सीधे हमारा नेल अंदर चलते जाए तो बिल्कुल पार हो जाएगा, कहीं रुकेगा ही नहीं, या उतना ज्यादा हार्ड नहीं हो पाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, ठीक है, इतना तो काफी। अब लिखते हैं डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसकी कमियां भी हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट, wear out the materials। इसका wear out का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? जैसे हमारे टायर है ना, वो घिस जाते हैं गाड़ी के कुछ समय के बाद,
क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बार बार, तो धीरे धीरे हमारा टायर जो है वो घिस जाएगा। जूते जो है वो घिस जाते हैं, क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो हमारा वो नहीं घिसेगा। तो वियर आउट का मतलब क्या हो गया? घिसना, घिसना। ठीक है, ये घिस रहा है ना सब सरफेसेस। ठीक है, कोई भी सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन के बाद धीरे धीरे ये बिल्कुल वियर हो जाएगा, इसमें ऐसे ऐसे शेप बन जाएगा ना। हमारा जो जूता है, मान लो हमारा जूता है ना? तो ये चीजें भी देखना, बाद में देखोगे तो वियर आउट हो जाएंगे, यानी हो सकता है थोड़ा ऐसा हो जाए अगर हम यूज करते जाएं। तो तुम लोग नहीं करते हो, हमारे जमाने में नहीं तो हमारे पहले भी जमाने में लोग करते थे ऐसा, है ना? इसको ही यूज करते जाते थे। जो चप्पल है वो नीचे से घिस जाएगा, जो सोल है मान लो ये है, बाद में सोल कैसा हो जाएगा? तो बिल्कुल पतला ऐसा हो जाएगा, इतना पतला। फिर हम बाद में सोल चेंज कराते हैं, जूता नया खरीदते हैं, है ना? तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली दिस वियर आउट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, और क्या है? फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। अगर फ्रिक्शन होता रहेगा तो इससे हीट भी होता है, जनरेट होता है, और इससे क्या है? आग तक लग सकता है मशीन्स में, है ना? हीट इन मशीन्स लिख सकते हो। ठीक है, देखा कितने मशीन चल रहा है ना, गोल गोल, अगर उसमें अगर घिस रहा है तो उसमें लोग पानी डालते रहते हैं, ताकि उतना ज्यादा हीट जो जनरेट होता है उससे आग वगैरह ना लगे, है ना? तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स हीट, ये समझ में आया? अगर कुछ भी चीज हम हाथ से जब रगड़ते हैं हाथ को, तो हीट जनरेट होता है ना, तभी तो गर्मी लगती है हमें, तो वो तो अच्छा है। लेकिन अगर मशीन्स में हो तो ये चीज बुरा है, इसलिए हम लोग बार बार ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग या तेल लगाते हैं ना, ग्रीसिंग सुना होगा। अगर ग्रीस अप्लाई करेंगे मशीन में तो वो मशीन का लाइफ भी बढ़ जाता है ना? तो फ्रिक्शन कैन रिड्यूस द लाइफ ऑफ एनी पार्ट, है ना? लिख सकते हो फ्रिक्शन reduces the life of any object। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे ही रगड़ते रहोगे जमीन में तो खराब हो जाएगा ना। then friction causes loss of energy। हमने जो ये मेहनत कर रहे हैं दौड़ने में, क्यों कर रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से ही करना पड़ रहा है, तो हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें। तो दैट मीन्स फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी, है ना? फिफ्थ, इट रेड्यूसेस, को ब्लैक में लिख देता हूँ, लास्ट लाइन है तो दिखेगा नहीं। reduces, REDUCES, ठीक है, reduces efficiency of machines। अगर वो रगड़ खा के उसका शेप खराब हो गया या वो वेयर आउट हो गया, तो इट मीन्स उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो मशीन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना? तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Done. Yes, sir.